हेलो फ्रेंड्स, जी के इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है विश्व से संबंधित बेहतरीन 50% जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्थानीय पवनें वायुमंडल की किस परत में बहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल में स्थानीय पवनें बहती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में चलने वाले स्थानीय पवनों के क्या नाम है? तो इन पवनों को लू कहते हैं, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग व पाकिस्तान के पूर्वी भाग में चलती है। अगला प्रश्न है, रोकी पर्वतमाला के पूरी ढालों पर बहने वाली शुष्क हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें शिनूक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म व शुष्क पवनें सिरोका कहाँ चलती है? यानी कि शुष्क और गर्म पवन सिरोका है वो कहाँ चलती है? तो ये सहारा मरुस्थल में चलती है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, काराबुरान किस महाद्वीप के मध्य भाग में बहने वाली शुष्क पवन है? तो यह एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में बहने वाले शुष्क पवन है, जिसे काराबुरान कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करना है। पवनें दिया हुआ है, एक तरफ पवनों को दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके प्रवाहित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इसका मिलान हो जाएगा, पहले का फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ तथा फोर्थ का फर्स्ट के साथ। यानी कि नार्टे मध्य अमेरिका में बहती है, पैम्पेरो अर्जेंटीना और चिली में बहती है, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस से संबंधित है तथा बोरा एड्रियाटिक सागर से संबंधित है। अगला प्रश्न, ये भी सुमेलित ही करना है, तो इसमें भी पवने और क्षेत्र ही दिए हुए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ था, फोर्थ का सेकंड के साथ। यानी कि नार्वेस्टर न्यूजीलैंड से संबंधित है, हबूब सूडान से संबंधित है, खमरीन मिस्र से संबंधित है और हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चीन एवं जापान में भारी विनाश एवं वर्षा उत्पन्न करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। तो उन्हें टाइफून कहते हैं, जो चीन और जापान में तबाही का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहने वाली हवा, जिसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहते हैं। यानी कि डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? जो सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है। तो हरमट्टन पवनों को डॉक्टर हवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2015 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये पेरिस में संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 ये पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का 50% योगदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप यानी कि COP 2015 में ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम कितने प्रतिशत से नीचे रखने पर विश्व के राष्ट्रों में सहमति बनी है? तो 2% नीचे रखना है विश्व का तापमान, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिकतम 2% तो कम करना ही है, ये लक्ष्य बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2015 में। अगला प्रश्न है, कोप 2015 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2015 में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो ये $100 अरब तय की गई थी, विकासशील देशों को दी जाएगी ये राशि। अगला प्रश्न है, संसाधनों के प्रयोग और संरक्षण के विषय में प्रथम विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था, यह लेक्स में हुआ था। अगला प्रश्न है, जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये स्टॉकहोम में आयोजित हुआ है और स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन है जो पृथ्वी के वायुमंडल एवं जलवायु की स्थिति एवं पर्यावरण व्यवहार पर आधिकारिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाता है? तो ये संस्था हो जाएगी WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वे करवाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो ये IMO करती है, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये कार्य करती है समुद्री पर्यावरण को संरक्षण करने का। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 1992 को हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था।
अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षय के संबंध में यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन व विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कौन से प्रस्ताव में है? तो ये दोनों यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि वियना कन्वेंशन 1985 एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुमान से निकट भविष्य में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर ओजोन परत कब तक दुरुस्त की जा सकती है? तो ओजोन परत 2050 तक दुरुस्त की जा सकती है, मानवीय प्रयासों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है। पर मैं बता दूं, ओजोन परत के वर्तमान में अंटार्कटिका पर स्थित जो छिद्र है वो अभी दुरुस्त नहीं हुआ है, परंतु ध्रुवीय बर्फ जो उसकी धाराएं बनी थी इस वर्ष जनवरी के टाइम पर, तो उसमें जो आर्कटिक पर उत्तरी ध्रुव पर जो ओजोन परत में छिद्र था वो दुरुस्त हो चुका है, यानी कि अच्छा हो चुका है, मिट चुका है। इसलिए अब अंटार्कटिका का मौजूद है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में लगी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस कार्य में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी द्वारा प्रायोजित वैश्विक कार्यक्रम जो महासागरों तथा सागरों के बचाव के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैग में है। अगला प्रश्न है, विकसित देश ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कितने प्रतिशत वार्षिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं? तो 60% CO2 के उत्सर्जन के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर चल रही वैश्विक वार्ताओं का आधार क्योटो प्रोटोकॉल है। तो क्योटो किस शहर में है? तो क्योटो जापान का एक शहर है, ये टोक्यो नहीं है, क्योटो है। क्योटो जापान का एक शहर है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। सेकंड प्रश्न है, द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। अगला प्रश्न भी इससे रिलेटेड है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण पर चिंतन के लिए वर्ष 2009 में हुए विशाल सम्मेलन का साक्षी कौन सा शहर बना? तो ये कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है वहाँ हुआ है ये सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम टिकाऊ विकास था? तो पृथ्वी सम्मेलन तृतीय जो थर्ड पृथ्वी सम्मेलन था उसका विषय था टिकाऊ विकास। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरित गैस का प्रभाव में योगदान नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका हरित गैस प्रभाव में योगदान नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कारखानों व वाहनों द्वारा कौन सी हानिकारक गैस छोड़ी जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ी जाती है कारखानों द्वारा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किन गैसों के सम्मिश्रण से होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस व सल्फर डाइऑक्साइड के सम्मिश्रण से होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी है? तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र पर अध्ययन करने के लिए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को समेकित रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग श्रेणी में रखा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक लुप्त प्राय जीवों से संबंधित है, वन्य जीवों से। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची एक को सूची जैसे सम्मेलन दिए हुए हैं और उनके आयोजन के सन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा
ए का फोर्थ के साथ, बी का थर्ड के साथ, सी का फिफ्थ के साथ, डी का सेकंड के साथ तथा ई का फर्स्ट के साथ। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2007 में हुआ था और जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 एंड कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल माना जाता है, यानी कि जैवीय हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि फोर्थ इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला है, यानी कि 70 से ज़्यादा भाग पर फैला हुआ है, 70% से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण का विघटन से क्या अभिप्राय है? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त से भी, यानी कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना तथा पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। आज का अंतिम प्रश्न है, वैश्वीकरण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो वैश्वीकरण के विस्तार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इन प्रश्नों के PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।